वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फर्स्ट फ्री प्रिपेयर फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट फ्री चैनल पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर जो कि 3 जनवरी 2021 का होगा। कई बार जब हॉलीडे होता है तो करंट अफेयर नहीं आ पाता है, जैसे कि आज हॉलीडे है तो आज का करंट अफेयर नहीं होता है, तो वो आप सभी को एक दिन यहाँ पे हॉलीडे पड़ जाता है, तो उसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में हम कवर करने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बढ़िया बैच ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल के साथ टीम एबीपी और टीम नासा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैच बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और साथ ही पीवाईक्यू के साथ। सभी बैच और कोर्स आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने सभी डाउट सेशन यहाँ पे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और डाउट सेशन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, साथ ही डिटेल एनालिसिस और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए। अपकमिंग बैचेस को, साथ ही अगर बात की जितनी भी जो टोटल बैचेस हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जिन्होंने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं ली है वो जाकर के ले सकते हैं। जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर, इस मौके का फायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी के जाइए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, ऑनलाइन अड्डा। इसे लगाते ही आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है, 1, 2 या फिर 6 महीने। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। अगर आप सभी से पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए KS शिवान है, KS शिवान इनका पूरा नाम है। तो ऐसे में इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नीचे आप सभी को इमेज के माध्यम से भी देखने के लिए मिल जाएगा, केंद्र सरकार ने इसरो के अध्यक्ष KS शिवान का जो कार्यकाल है वो 1 साल की बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वह 14 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन ऐसे में आप सभी को पता है कि यहाँ पे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आगामी 14 जनवरी 2022 तक इसरो के अध्यक्ष के सचिव के रूप में पद पर बने रहेंगे। ऐसे में आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे KS शिवान इसरो से कब जुड़े थे। तो आपको याद रखना है 1982 में इसरो में शामिल हुए थे और जनवरी 2018 में अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष बन गए थे। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में। साथ ही आप सभी को यह भी पता होना चाहिए इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। 69 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, UNDP और डैश ने पहले सोशल इंपैक्ट बॉन्ड के लिए समझौता किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो PMCC या PCMC या फिर अगर बात करें CMC या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। PCMC साथ ही UNDP ने यहाँ पर सोशल इंपैक्ट बॉन्ड के लिए समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे में आप सभी से पूछा जा सकता है, जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, UNDP क्या है। UNDP मुख्यालय अगर हम बात करें न्यूयॉर्क के अंदर, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। साथ में इसके जो हेड है वो आप सभी को पता रखना है, अचीम स्टेनर, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी UNDP की, तो 22 नवंबर 1965 में। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए पुणे के पिपरी चिंचवाड़ नगर में हाल ही में भारत के सोशल इंपैक्ट बॉन्ड मतलब SIB की यहाँ बात की जा रही है, सह निर्माण की संयुक्त राष्ट्र विकास मतलब UNDP के द्वारा इंडिया के एक समझौते पर सिग्नेचर किए गए हैं। यह पहला ऐसा मौका होगा जब कोई सरकारी निकाय किसी बॉन्ड में आउटकम फंडर के रूप में कार्य करेगा, जबकि परंपरागत रूप से ज़्यादातर सरकारी वित्त पोषित सार्वजनिक परियोजनाओं के परिणाम साथ ही पर्याप्त अवधि के साथ सरकार से बड़े शुरुआती निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें कई तरह के जोखिम भी होते हैं। तो ऐसे में सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जिसको SIB हम कहेंगे, इसके बारे में आप सभी को याद रखना है फॉर सक्सेस बॉन्ड, और साथ ही अगर बात करें फॉर सक्सेस फाइनेंस भी कहा जा सकता है। जो सोशल बॉन्ड मूल रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में प्राधिकरण और साथ ही एक अनुबंध जहां यह बेहतर सामाजिक परिणामों को भुगतान करता है। तो ऐसे में आप सभी को इतनी जानकारी रखनी है। नीचे आप सभी को इमेज के माध्यम से UNDP भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बारे में मैंने सारी जानकारी आप सभी को दे दी है।
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की सीमा बढ़ा दी है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो सकता है, मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम के अंदर ऐसे पूछा जाएगा कि इसकी सीमा कितनी बढ़ा दी गई है, लेकिन ये पूछा जा सकता है आप सभी से कि केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। तो ऐसे में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन रिलेट करके पूछे जाते हैं, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री साथ में अगर बात करें कोऑपरेटिव मामले में राज्य मंत्री कौन है, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। अनुराग ठाकुर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। तो ऐसे में दो जानकारी मैंने आप सभी को इस क्वेश्चन से संबंधित दे दी हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की जो तारीख है बढ़ा करके कर दी है 10 जनवरी 2021, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे वित्त वर्ष की जो बात की कि 2019-20 के लिए की गई है, तो ऐसे में आप सभी को ये भी याद रखना है, इस समय अगर बात करें उन लोगों के लिए बढ़ाया गया है जिनके खाता की ऑडिट होना है आवश्यक नहीं है। ऐसे में आमतौर पर ITR के 1 और साथ में RTR 4 फॉर्म के जरिए अपनी आयकर रिटर्न भरते हैं। टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा यह तीसरा विस्तार किया गया है। पहला विस्तार 31 जुलाई से लेकर 30 नवंबर 2020, साथ ही अगर बात करें उसके बाद में इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। तो इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने नीचे देखने के लिए मिल जाएगी इमेज। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आ जाता है सेल के बारे में। तो सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। हाल ही में इन्होंने एक पुरस्कार भी जीता था, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है सोमा मंडल माफ कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने होगा सोमा मंडल के बारे में। नीचे उनकी इमेज भी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। अब सेल के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 में। अगर बात करें सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 से सेल का यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में जो पदभार है वो ग्रहण कर लिया है। सेल की फुल फॉर्म भी आप सभी को पता होना चाहिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जो पुरस्कार जीता वो भी आप सभी बताइए कमेंट करके। अब ऐसे में आप सभी को बताना चाहूँगा कि इनसे पहले कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अनिल कुमार चौधरी इसका बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने 2017 से बतौर निदेशक के रूप में यहाँ पे सेल ज्वाइन किया था। तो इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। अब ऐसे में सोमा मंडल जी कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ अगर बात करें 1984 में इन्होंने स्नातक किया था। मंडल ने नालको अगर बात करें NSE में स्नातक इंजीनियर ट्रेनिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया, बाद में नालको के निदेशक बन गई। अब ऐसे में सेल के मुख्यालय पर आप सभी को पता होना चाहिए कि अध्यक्ष बन चुकी हैं। तो इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है रेलवे के नए चेयरमैन के बारे में और साथ ही CEO के बारे में। आपको याद होना चाहिए अभी हाल ही में जो रेलवे के यहाँ पे चेयरमैन थे, CEO थे, उनको एक पुरस्कार भी मिला था, मैंने करंट अफेयर के अंदर कवर भी किया था। अब ऐसे में बदलाव हो गया है। तो पुराने वाले कौन थे आप सभी को याद होना चाहिए, VK यादव, मतलब कि विनोद कुमार यादव, जो कि ऑप्शन नंबर A के अंदर दिए गए हैं। तो अब इसके अंदर पूछा गया है कि नए चेयरमैन कौन है, तो सुनीत शर्मा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इनका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे पहले सुमित लिखा था, सुमित नहीं है, सुनीत आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। साथ ही नीचे आप सभी के सामने जो इमेज है वो देखने के लिए मिल जाएगी सुनीत शर्मा जी की, जिन्होंने रेलवे के नए चेयरमैन के रूप में यहाँ पे जो कार्यभार है वो ग्रहण कर लिया है। 1 जनवरी 2021 से अपना नया पदभार ग्रहण कर लिया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, इनसे पहले जो थे 31 दिसंबर 2020 को उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है। VK कुमार यादव, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी। तो सुनीत शर्मा जी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, 1979 में IIT कानपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान एक विशेष श्रेणी में ट्रेन के रूप में भारतीय रेलवे से जुड़े थे, जिनको मैकेनिकल साथ ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्नातक कर चुके हैं। शर्मा ने भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर काम करने के साथ ही 40 से अधिक वर्षों का अनुभव भी है। उन्होंने ऑपरेशनल वर्किंग मेंटेनेंस साथ ही सेट्स डिपो में वर्कशॉप में काम भी किया है। इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। तो ऐसे में रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है आप सभी को पता होना चाहिए, नई दिल्ली, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है IOSCO के नए सदस्य के बारे में। 4 ऑप्शनों में से आप सभी को इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। इसके बारे में आप सभी को सारी जानकारी मैं फिलहाल प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। IFSCA जो कि इसका नया सदस्य बना है। तो ऐसे में अब जानकारी आप सभी के सामने आई होगी दोनों की फुल फॉर्म को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर सबसे बड़ा सवाल इनकी फुल फॉर्म को लेकर ही आता है। तो ऐसे में IOSCO के बारे में आपको याद रखना है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। बिल्कुल सिंपल अगर देखें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी मतलब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आप सभी को याद रखना है। अब ऐसे में अब सवाल आता है IFSCA के बारे में। तो इसका भी क्या होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, मतलब कि यहाँ पे आप सभी अगर देखें, माफ़ कीजिए, स्टार्टिंग में हमने जो बात की है वो इंटरनेशनल जो
फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स है वो हमने IFSCA के बारे में बात की है। साथ ही IOSCO की अगर बात करने वाले हैं तो उसके बारे में लिखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटीज़ कमीशन, मतलब कि जो IOSCO है वो ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही आप सभी को पता है जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है वो IFSCA है। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ये तो जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। अब सवाल आता है IOSCO के बारे में। IOSCO दुनिया के प्रतिभूति नियामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के 95% से अधिक प्रतिभूति बाजारों को कवर करता है और प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक सेटर में काम भी करता है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्यालय को लेकर जो कि जानकारी दी गई है IFSCA के बारे में, इसका जो वित्त मंत्रालय 2020 में अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के लिए स्थापना की गई थी। तो ऐसे में इसका जो संगठन है मुख्यालय कहाँ है आप सभी को पता होना चाहिए, गुजरात के गांधीनगर में स्थित है, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। लेकिन ऐसे में अगर आप सभी से पूछ लिया जाता है IOSCO के मुख्यालय के बारे में तो वो आप सभी को याद रखना कि मैड्रिड के अंदर, मैड्रिड कहाँ पर है, जो कि स्पेन के अंदर। इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए दोनों के बारे में। तो ये तो जानकारी क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हो जाती है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाएगी। वहीं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों के 6 स्थानों में लाइट हाउस परियोजना यहाँ पर शिलान्यास किया है। तो इस परियोजना की अगर बात करें इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट अगर बात करें गुजरात में, चेन्नई तमिलनाडु, रांची अगर बात करें झारखंड में, अगरतला त्रिपुरा के अंदर, और साथ ही अगर बात करें लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन की जाएंगी। तो ऐसे में इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। इस कार्यक्रम के तहत सभी 6 शहरों में 12 महीने में संबंधित बुनियादी सेवाओं के साथ 1000 से अधिक घरों में निर्माण भी किया जाएगा। इतनी भी जानकारी आप सभी को रखनी। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। वहीं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा, DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस कब मनाया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, 1 जनवरी, 2 जनवरी या फिर 3 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 जनवरी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। हमने 1 जनवरी को करंट अफेयर कवर नहीं किया था, जो कि कल आने वाला था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया छुट्टी हो जाने की वजह से कभी कभी करंट अफेयर नहीं बन पाता है, टीम काम नहीं करती है, तो वो छुट्टी मना लेते हैं, है ना। जैसे कि आज मनाएंगे, कल आपको नहीं देंगे। तो ऐसे में DRDO ने 1 जनवरी 2021 को मनाया अपना 63वां स्थापना दिवस। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर होगा 1 जनवरी। तो ऐसे में पूछा जा सकता है कि DRDO के बारे में, तो इसकी यहाँ पर आप सभी को याद रखना, अध्यक्ष को लेकर सतीश रेड्डी हैं, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, स्थापना कब हुई थी 1958, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो ये इतनी जानकारी आप सभी रखिए। यहाँ पे जो बात है वो की रक्षा अनुसंधान विकास संगठन को लेकर। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में 1 जनवरी के आसपास कई सारे यहाँ पर रिटायर्ड हुए हैं, कई नए चयनित हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उमेश सिन्हा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इमेज के माध्यम से आप इनको यहाँ पे याद रख सकते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है उमेश सिन्हा, जिसके माध्यम से आप भूलेंगे नहीं। अब सवाल आता है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। सुनील अरोड़ा जी हैं। गठन कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। तो ऐसे में ये आप सभी याद रखिए 25 जनवरी 1950 में। अब ऐसे मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली के अंदर। इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। उमेश सिन्हा जी के बारे में, भारतीय निर्वाचन आयोग उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के IAS अधिकारी भी हैं जो कि सेवानिवृत्त थे। ऐसे में आप सभी को याद रखना है। फिलहाल ये जानकारी आप सभी को हो जाती है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, बहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक को लेकर। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में पुस्तक तो बाहर की है, इंडियन नहीं है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा। लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भगवान, अगर बात करें गणेश जी की मूर्ति आप सभी के सामने आ जाती है इस पुस्तक के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, अल्फ्रेडो कोबेली। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब आप सभी को याद रखना है इस क्लास के बारे में, जो कि आप सभी को नीचे भी देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब किताब के बारे में, बहाना मास्टर क्लास, जो कि अल्फ्रेडो कोवेली के द्वारा लिखी गई है। अब ये लेखक कहाँ के हैं, इटली के हैं, ये भी आपको याद रखना है। इटली के लेखक
अल्बर्टो कोबेली ने बच्चों के युवाओं के लिए अपनी नई पुस्तक यहाँ पे लॉन्च की है। इस पुस्तक को साइकोलॉजिस्ट इंडिया द्वारा सचित किया गया है और साथ में प्रकाशित किया गया है। अल्फ्रेडो की भारतीय संस्कृति साथ ही पौराणिक कथाओं में गहरी रुचि है, जिसने उन्हें बच्चों के लिए भावना गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए उत्साहित किया है। तो ऐसे में आप लोग इस पुस्तक के बारे में थोड़ी जानकारी अवश्य रखना। यह पुस्तक गणेश की कहानी पर आधारित है, जो ब्रह्मांड के चारों ओर सभी महान कारनामों को उनको साथ देने के लिए एक नए वाहन की तलाश करते हैं। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है बहाना मास्टर क्लास। वहीं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। हाल ही में शांतनु महापात्रा का निधन हुआ है, उनका संबंध आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, समाज सेवक, कवि या फिर संगीत निर्देशक। 4 ऑप्शनों में से आप सभी को बताना है इसका जो राइट आंसर होगा। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होगा संगीत निर्देशक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऐसे में आप सभी से पूछा जा सकता है शांतनु महापात्रा जी के बारे में, तो याद रखिएगा संगीत निर्देशक हैं, प्रसिद्ध ओडिया संगीतकार। ओडिया की यहाँ पे आप सभी को याद रखना, उनका निधन हुआ है। अगर बात करें वह लता मंगेशकर, मन्ना डे, एमडी रफ़ीक जैसे दिग्गजों के साथ काम करने वाले पहले ओडिया संगीतकार होने के साथ साथ हिंदी, बंगाली, असमिया, तेलुगु फिल्मों में उद्योगों में काम कर चुके हैं। तो ऐसे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए उनके बारे में। अगर बात करें, महापात्रा ने अपने 3 दशक के लंबे करियर के दौरान सैकड़ों ओडिया गाने यहाँ पर लिखे हैं, साथ ही शो भी किए, संगीत तैयार भी किया है। उड़ीसा के खनन निगम के निदेशक के रूप में उन्होंने सेवानिवृत्त हुए महापात्रा को उड़ीसा संगीत उनके योगदान के लिए फिल्म अवार्ड भी दिया गया था, जो कि था उड़ीसा फिल्म क्रिटिक अवार्ड। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, साथ में इमेज भी आप सभी के सामने आ जाती है। अगर बात करें, डैश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी ने दिया है $231 मिलियन का ऋण। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। कहाँ पर? राजस्थान में, गुजरात में, असम में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, असम में। एडीबी के बारे में कई बार मैंने आप सभी को जानकारी दी है, अगर आप सभी को याद होगी तो कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आप सभी यहाँ पर क्लियर कर पाएँ। तो ऐसे में असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी ने $231 मिलियन के ऋण को यहाँ पर जो कहीं ना कहीं मंजूरी है वो दे दी है। अगर बात करें एडीबी की फुल फॉर्म को लेकर, एशियन डेवलपमेंट बैंक आप सभी के सामने आ जाती है, जो कि इमेज के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। सवाल आता है असम के बारे में। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। अगर बात करें यहाँ पर राज्यपाल के बारे में, तो जगदीश मुखी आप सभी को याद रखना है। साथ ही अगर बात करें, असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ $231 मिलियन के ऋण पर समझौते पर यहाँ पर जो हस्ताक्षर हैं वो किए हैं। साथ ही जुलाई 2014 में एडीबी बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया था, जो कि पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था। उसी के तहत यहाँ पर जो धनराशि है वो दी गई है। तो इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, एडीबी ने डैश में बागवानी समर्थन करने के लिए $10 मिलियन के ऋण पर सिग्नेचर किए हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो बागवानी के लिए पूछा गया है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर $10 मिलियन के ऋण पर यहाँ पर सिग्नेचर किए गए हैं। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, एडीबी वही, जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे अगर बात करें, परियोजना तत्परता वित्त पोषण मतलब प्रोजेक्ट रीडिंग फाइनेंसिंग पर सिग्नेचर किए गए हैं, जिसमें $10 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही अगर बात करें एचपी के मुख्यमंत्री के बारे में, जयराम ठाकुर हैं। एचपी के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। साथ ही में अगर आपने अभी तक एडीबी के बारे में नहीं बताया तो कमेंट करके बता दिया करो, जिससे कि अगर आपको याद हो जाए। और जिनको याद नहीं है, वैसे तो मैंने कई बार आप सभी को बता दिया है, अगर फिर भी याद नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको नोट करवा देता हूँ। इमेज दोनों की सेम ही हो। सबसे पहला जवाब होता है आप सभी का अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष कौन है? अस्काबा है, और मासांग तुशु अस्काबा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुख्यालय कहाँ है? मंडलयोंग फिलीपींस के अंदर है। साथ ही पूछा जा सकता है आप सभी से कि स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 के अंदर। इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी। मैंने पूछा था पिछले वीडियो के अंदर आप सभी से कि कौन सा पदक जीता है, तो आप सभी का राइट आंसर था रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के सामने आ जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका आंसर आप सभी दे करके अवश्य जाना, सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है।